राजस्थान वन रक्षक और वनपाल का पेपर और जिसमें साइंस और काफ़ी कमेंट मेरे पास दोस्तों आपके आए थे यूट्यूब के अंदर भी। इसके अलावा व्हाट्सअप टेलीग्राम के अंदर भी मेरे आपके द्वारा जो कमेंट्स किए गए कि सर साइंस करवाइए, साइंस का भी पोर्शंस आपके आता है इस वनपाल और वन रक्षक पेपर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मैथ भी आती है। मैथ का तो मुझे इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन साइंस का मैं पूरा आपको सिस्टम करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और इसी वीडियो के अंदर मैं साइंस को लेकर आ चुका हूं आपके बीच में। साइंस का जो डर है दोस्तों आपके मन में से खत्म हो जाएगा आने वाले जितने भी दिन। वैसे दिन नहीं रहे आपके पास, जो तैयारी करा उसके पास तो घंटे ही रही है, तैयारी करने वाले के पास ओनली 4 घंटे है, दिन नहीं है। हालांकि 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। किसका किसका वनपाल का और वन रक्षक का एग्ज़ाम 12-13 नवंबर को है। उसमें साइंस जो आएगी दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो नोट्स क्रिएट किए गए हैं साइंस के उसमें से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। कई जो क्लासेस कोई इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है दोस्तों, आज आपके सामने रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी विज्ञान, मानव अंतःस्रावी तंत्र से रिलेटेड। यहाँ से दोस्तों एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पुटअप हो जाते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर दोस्तों मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करने वाला हूँ। मेन मुद्दा आपका क्या रहता है उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों मानव अंतःस्रावी तंत्र यानी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सारी बातें कवर करने की कोशिश करूंगा। शरीर के अंदर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 2 प्रमुख आंतरिक समन्वय तंत्र होते हैं। आप जानते हो बखूबी, मेरे से बेहतर जानते होंगे दोस्तों। बात करें दोस्तों, एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र से हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर जैसे मस्तिष्क है, यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। ऊपर का जो लेवल है दोस्तों, क्योंकि लेवल आपका 12वीं का है वनपाल के अंदर, यहाँ 10वीं लेवल का रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात मेरे अंदाजे से होगी नहीं। मैंने आपको 2 तंत्र बताए और दोनों तंत्र शरीर के अंदर वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। उत्तकीय क्रिया, व्यवहार जैसी रासायनिक क्रियाओं का ये क्या करते हैं दोस्तों, शरीर के अंदर हमारा जो डेवलप होता है, विकास होता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रोथ जो होती है वो सारे इस तंत्र से। एक बार मैं टॉपिक की भूमिका बना देता हूँ, क्योंकि प्रश्न जहाँ से आएंगे मैं आपको नोट लगा के बता दूंगा कि ये नोट करो, यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। सर अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा आपके हर सवाल का, ठीक है। अब अंतःस्रावी शब्द जो है दोस्तों वो ग्रीक भाषा का शब्द एंडो, जिसका अर्थ क्या होता है एंडो तथा क्राइन से मिलकर बना है, और मेनली इसका अर्थ होता है आंतरिक स्त्रावण। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शंस के साथ अंतःस्रावी शब्द जो है किस भाषा का है, अगर पूछे तो ग्रीक भाषा, आप शायद आप बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपसे मेनली इसका अर्थ पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे क्या, आंतरिक स्त्रावण, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो फैक्ट रहता है दोस्तों वो आ जाता है कुछ इस टाइप से। अंतःस्रावी ग्रंथि की संरचना एवं कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखो, क्लोथ बर्नार्ड ने सन 1855 में अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ये नाम थोड़ा सा याद करना, हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछे, लेकिन जैसे ही अगला नाम पे आता हूँ वो तो आपको दिमाग के अंदर रख लेना है, मेमोरी के अंदर अपनी सेव करना उस नाम को जो मैं आगे बताऊं दोस्तों। कौन सा नाम है ऐसा? अभी देखिएगा, ये वाला नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। थॉमस एडिसन, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक। वाक्य में सर ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम होगा। थॉमस एडिसन अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन। सर वो नाम कौन सा था? क्लोथ बर्नार्ड ने क्या किया था? अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ वर्ड दिया था दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? ये थोड़ी सी चर्चा इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हार्मोन से रिलेटेड की जाएगी। हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों? हार्मोन जो होते हैं जिसे आप बोलते हैं अंतःस्रावियों से संबंधित या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन कहा जाता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियमन कौन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों? हार्मोन करते हैं। स्टारलिंग है, इसके द्वारा सर्वप्रथम हार्मोन शब्द दिया गया था, और हार्मोन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ भी मानते हैं, ठीक है। हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ भी माना जाता है।
इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला फैक्ट, हार्मोन उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। उपापचय मेटाबॉलिज्म जो जो कंडीशंस या परिस्थितियां या जो भी होती है उनका क्या करते हैं, ये इनका कंट्रोलेशन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तथा ये संदेशवाहक यानी मैसेंजर का काम भी करते हैं कहीं न कहीं। कौन? हार्मोन। जंतुओं के शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ग्रंथियां पाई जाती है। बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड है जो विशेष प्रकार के तरल को स्त्राव करती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हार्मोन जो सामान्यतः प्रोटीन और स्टीरॉयड से बने होते हैं, ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आया बताया है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम चर्चा कर लेते हैं किस पर, अंतःस्रावी तंत्र की प्रमुख 3 ग्रंथियां होती है। मैंने क्या बताया था आपको, अंतःस्रावी। ये टॉपिक कितना खतरनाक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और देखेंगे जब एग्जाम आएगा। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र की प्रमुख 3 ग्रंथियां आपके सामने रहेगी। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद बहिस्रावी जिसका स्राव बाहर की तरफ हो या बाहरी हो, अंतर की तरफ आगे बताऊंगी। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, एक्सोक्राइन जिसे बोलते हैं, और एक होती है मिक्सड ग्लैंड जिसे मिश्रित ग्रंथियां बोलती है। तीनों ही ग्रंथियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, और इन सभी के मेरे नोट्स अपने हाथों से तैयार किए हुए हैं। टेंशन लेने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अब देखिए अंतःस्रावी, बार बार आप जो पूछ रहे दिमाग के अंदर आ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, तो सुनिए, वे ग्रंथियां ये ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है। हमारा जो ब्लड है ना उसके अंदर छोड़े। इसमें नलिका का क्या होता है, अभाव। नलिका इसके अंदर होती नहीं है क्योंकि अपने स्राव कहाँ छोड़ रही है, सीधे रक्त में छोड़ रही है। हमारे जो खून है हमारा उसमें छोड़ रही है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी होती है, तो आप बता देंगे जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हें कहा जाता है, नलिका न होने के कारण इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां, बिल्कुल अप्रनाल ग्रंथियां भी कहा जा सकता है। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी के अंदर ये नाम पढ़ लेना, क्या नाम है, डक्टलेस ग्रंथियां। ठीक है, डक्टलेस ग्रंथियां भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर नलिका होती नहीं, नलिका विहीन या अप्रनाल ग्रंथियां भी कहा जाता है। इन ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है, हार्मोन। सर हार्मोन, हाँ हार्मोन कहा जाता है भी इनके स्राव को। ऐसी ग्रंथियां में रुधिर वाहिनियों की अपेक्षा अधिक होती है। रुधिर जो वाहिनियां होती है अपेक्षाकृत क्या होती है भाई, अधिक होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बनता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा उसके बाद अगले पार्ट के अंदर। ये एक बार छोटा सा आपको एक बार वीडियो है, आप देख लेना इसको। थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने पीयूष ग्रंथि को लेकर आ जाऊंगा, और पीयूष ग्रंथि से कैसे प्रश्न आएंगे कैसे नहीं आएंगे। पीयूष ग्रंथि नहीं, थायराइड ग्रंथि है, और भी जितनी जितनी ग्रंथियां हैं वो सारी मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। क्या उनके उपनाम में कहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं दोस्तों। ये थोड़े से पुराने हैं मेरे नोट्स, लेकिन साइंस का कोई पुराना नहीं है। मैंने एकदम अच्छे तरीके से आपके लिए नोट्स बनाए, लेकिन आपके वनपाल वनरक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी वैल्यूबल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और दोस्तों एक कमेंट्स इस मेहनत को हो जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।